और दोस्तों आज हमारे बीच में प्रवीण गोस्वामी सर हैं। इनका टीचिंग एक्सपीरियंस 10+ ईयर का है। इन्होंने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है अपनी लाइफ के जर्नी में या एजुकेशनल जर्नी में हम कहें तो। और सर हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं, वो 3rd सेमेस्टर और 5th सेमेस्टर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट और PLC स्काडा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग PLC स्काडा और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। हम लोग प्रिपरेशन से लेके एग्ज़ाम तक की बातें करेंगे यहाँ पे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बच्चों को कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन सर दे दीजिए। जैसा कि सर ने बताया कि मेरा नाम प्रवीण गोस्वामी है और मैंने बीटेक किया हुआ है, MBA भी किया हुआ है और अभी MSc फिजिक्स परसुइंग चल रहा है। ठीक है, मुझे पढ़ाने में से ज़्यादा आप क्या बताएं, सर ने तो बता दिया 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इसीलिए इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ क्योंकि मुझे जवान होना बड़ा पसंद है क्योंकि बच्चों के बीच में जब रहता हूँ तो अपनी उम्र का एहसास नहीं होता और उनसे कुछ नया सीखने को मिलता है और उन्हें कुछ सिखाने को मिलता है, तो इसमें बड़ा मज़ा आता है मुझे। थैंक यू सर। अब हम टू द पॉइंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सर आपका 3rd सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है जो आप पढ़ाते हैं वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है सर, और 5th सेमेस्टर में PLC स्काडा। तो सर मैं चाहूँगा कि इन सब्जेक्ट्स के बारे में जो उसका कंटेंट है या जो भी चीज़ें हैं उसके बारे में दें। देखिए, आपका जो 3rd सेमेस्टर है वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है और 5th सेमेस्टर PLC है। ये दोनों सब्जेक्ट आपके इलेक्ट्रॉनिक्स से ही रिलेटेड हैं और आप तो जान ही रहे हैं कि अगर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इवन CS है और मैकेनिकल भी है, तब भी आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पीछा छूटेगा नहीं। तो आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर हम 3rd सेमेस्टर की बात करें, PLC तो नहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। PLC आपके कोर सब्जेक्ट में आती है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, बाकी में नहीं आती, लेकिन और सब में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप कहेंगे तो ये मेन फोकस आपका रखता है। प्लस अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए किसका प्रिपरेशन जो JEE वगैरह करते हैं उसमें ये बहुत अहम रोल निभाता है। ठीक है, तो अभी अगर आप 3rd सेमेस्टर की बात करें तो टोटल आपके 8 से 9 चैप्टर हैं उसमें, और वो चैप्टर भी बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें कठिनाई नहीं है। लेकिन हाँ, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए तो वो टफ़ है क्योंकि वो सिर्फ पहली बार देखते हैं वो। तो इसमें अगर मैं शुरुआत से बात करूं तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में शुरुआत में आपका नंबर सिस्टम, जिसमें इंट्रोडक्टरी आता है कि नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे इसका कन्वर्जन होता है। उसके बाद थोड़ा सा और अपग्रेड होता है तो उसमें लॉजिक गेट्स वगैरह आ जाते हैं। लॉजिक गेट्स के बाद फिर कॉर्नर मैप आ जाता है, फिर मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, मल्टीप्लिक्सर, डीमल्टीप्लिक्सर, इनकोडिंग, डिकोडिंग, तमाम चीज़ आ जाते हैं उसमें, जो कि आगे के आगे आपके बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, और अगर हम PLC की बात करते हैं आपके लिए तो PLC आपका कंप्यूटर से ही रिलेटेड है ये भी, लेकिन बस अंतर यही है कि आप PLC अगर देखते हैं तो एक बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज़ होते हैं, ये एज ए सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो आपके PC होते हैं यानी पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो तो आप खुद से यूज़ करते हैं। बस अंतर मेन यही है कि बड़े बड़े इंडस्ट्री में यूज़ होने वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो PLC के अंतर्गत आते हैं, और जो नॉर्मल आप इंडिविजुअल यूज़ करते हैं वो PC के अंतर्गत आते हैं। अगर आप PLC के सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 5 चैप्टर है उसमें। 5 चैप्टर में 3 चैप्टर तो सिर्फ थ्योरेटिकल है, एक माइक्रो कंट्रोलर से रिलेटेड है और एक स्काडा से रिलेटेड है। अगर आप शुरुआत से बात करें तो PLC क्या है, कैसे काम करता है, इसका प्रयोग कहाँ कहाँ है, ये है। दूसरे में अगर आप आ जाते हैं तो उसमें तमाम तरीके के लैडर डायग्राम और SFC और ये सब वगैरह आते हैं। उसके बाद ये कैसे काम करता है, और कुछ आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप पढ़े होंगे तो उसमें गेट्स वगैरह जो होते हैं जैसे एंड गेट, और गेट, नॉर गेट, ये सब जो गेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड कैसे PLC का डायग्राम बनता है लैडर डायग्राम के यूज़ से, तो ये सब सीखना है आपको। उसके बाद जब आप आएंगे तो उसमें क्या कौन कौन से इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, यानी एक लिए लैंग्वेज, जैसे आप C लैंग्वेज पढ़े होंगे वैसे ही एक लैंग्वेज है, तो इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं, उनके बारे में इसमें लिखा गया है। उसके बाद आपका लास्ट में आता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर में आपका 8051, ये जो अगर आपने नाम ये सब सुना होगा तो उसके पिन्स के बारे में, उसके ब्लॉक डायग्राम्स के बारे में लिखा हुआ है। और लास्ट में स्काडा आता है। स्काडा का काम ये है कि भाई आप इंडस्ट्री में कौन कौन सा काम कैसे कैसे कर रहे हैं ये आपको स्क्रीन में दिखा देता है। ठीक है, तो ये स्काडा का काम है, बहुत सिंपल सा है, बस इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। थैंक यू सर।
सर ने अभी बताया कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएलसी स्काडा सब्जेक्ट में जो भी डिटेल कंटेंट है जो आपको पढ़ना है उसके बारे में सर ने जानकारी दी। और अब सर से हम ये जानना चाहेंगे कि सर ये जो सब्जेक्ट्स हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और पीएलसी स्काडा, उसका नोट्स प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, क्योंकि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो रही है तो कहीं ना कहीं नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो नोट्स किस तरीके का होना चाहिए सर, उस पर आपका क्या विचार है सर? देखिए, नोट्स बनाने का दो जरिया होता है, एक कि आप सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं या आप सिर्फ एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए पढ़ रहे हैं। अगर दोनों में देखिए बहुत अंतर है, क्योंकि आपको सिर्फ 17 से 18 नंबर पाना है पास होने के लिए, और अगर आपको नॉलेज गेन करनी है तो आपको पूरी की पूरी किताब ले जानी पड़ेगी। ठीक है, उसको छोटा नहीं कर सकते आप, कम नहीं कर सकते। तो हमारे अनुसार नोट्स तो ऐसा होना चाहिए जो आपको भविष्य का काम आए। ठीक है, सिर्फ अभी मतलब प्रेजेंट के लिए आपका काम ना आए। तो आपको स्टार्टिंग क्या करनी है कि आपको बुक उठाना है और एक पेंसिल का यूज़ करना है। पेंसिल के सहारे आपको बुक में अंडरलाइन करते जाना है जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपके, और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू को भी, मतलब एग्ज़ाम को भी आपको देखते रहना है दिमाग में कि ये सिलेबस में है मेरे, तो उस सिलेबस में जो चीज़ है वो उस पर मेन फोकस करें, और बाकी भविष्य के लिए भी नोट्स बनाते चलें, क्योंकि आपके टीचर यहीं प्रेजेंट हैं और उनका आप अगर सहारा लेंगे तो आपको आगे भविष्य में कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो जो सब्जेक्ट होते हैं उनसे लिए आप ये सब पढ़ सकते हैं, तो आराम से तैयारी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सर। सर ने भी बताया कि जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसका नोट्स दो ओपिनियन को लेके आप बना सकते हो। पहला ओपिनियन एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और दूसरा है कि फ्यूचर को देखते हुए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि हम अपने फ्यूचर को लेके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए अपना नोट्स प्रिपेयर करें। उसके लिए सर ने बताया कि जो भी बुक है या टीचर ने जो बताया क्लास में, तो उस चीज़ों को क्या करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आप प्रिपेयर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास सर आता है कि नोट्स बच्चे ने प्रिपेयर किया, उसकी स्टडी अच्छी गई, अब सेमेस्टर जो एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें पढ़ाई उसने कितना करा। अब सर मैटर ये करता है कि कॉपी में कितना लिखा और कैसे लिखा, तरीका क्या है। तो सर उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा आपसे कि वो तरीका क्या होगा जिससे बच्चा अच्छे से अच्छा मार्क्स जो है स्कोर कर पाए सेमेस्टर एग्ज़ाम। देखिए, हम लोग जैसे सर ने पूछा है वो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि मेन तो यही है कि आप अपने आप को प्रस्तुत कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कॉपी भी चेक करते हैं बीटी बोर्ड की आपकी, तो वहाँ पे हम लोग कुछ खामियां पाते हैं। खामी में पहला चीज़ हम बताते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो वहाँ पे ना होना, प्लस क्वेश्चन जिगजैग मूवमेंट में होना, यानी लाइन वाइज आपका ना करना, प्लस जहाँ पर जितना उचित आंसर चाहिए उतना ना दे करके 1 नंबर के क्वेश्चन को 3-3 पन्ने पे लिखना और 5 नंबर के क्वेश्चन को सिर्फ 1 पन्ने में सिमटा देना, ये सब कमियां होती हैं। और हैंड राइटिंग तो जाहिर सी बात है मायने तो आपको शुरुआत से रखती है, क्योंकि आपको बचपन सिखाया जाता है बेटा हैंड राइटिंग सुधारो, क्योंकि उसका इम्प्रेशन बड़ा बेहतरीन पड़ता है टीचर के ऊपर। और साफ़ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, हेडिंग के साथ होनी चाहिए कॉपी। अगर ये सब थोड़ी थोड़ी बातों का आप ध्यान कर लेंगे तो आपको नंबर बेहतरीन मिलते हैं। थैंक यू सर। सर ने बताया कि कॉपी कैसे लिखना है, उसमें सर ने इम्पोर्टेंट तरीके से ये बताया कि कॉपी का जो भी तरीका होगा कॉपी लिखने का, उसमें जो क्वेश्चंस होंगे उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि कम मार्किंग का क्वेश्चन है तो उस पर आप ज़्यादा आंसर लिख रहे हो, और ज़्यादा मार्किंग का क्वेश्चन है तो उसमें आप कम कंटेंट लिख रहे हो। तो करना ये है कि अप्रोप्रिएट आंसर देना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 2-3 लाइन में लिखिए, और अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 से ढाई पेज जरूर लिखिए। सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि इस क्वेश्चन को डिस्कस करना भी बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। मान लीजिए कोई कैंडिडेट ऐसा है, कोई बच्चा ऐसा है कि उसको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ने का, सेमेस्टर एग्ज़ाम में वो पढ़ नहीं पा रहा है, और किसी आकस्मिक घटना के कारण उसको मात्र 10 या 15 दिन का ही समय मिलता है। तो 10 या 15 दिन में वो सारे सिलेबस को कंप्लीट कर ले, पूरा बुक कवर कर ले, ऐसा संभव नहीं समझ में आता लगता। तो सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कुछ मैं जानना चाहूँगा कि जो पढ़ के जिसमें से संभावना ज़्यादा हो कि वो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में फंस जाते हों। सर देखिए, अगर आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन, और आपकी बीटी बोर्ड का एक पैटर्न होता है कि वो कुछ क्वेश्चन से इतना ज़्यादा लगाव रखती है कि उसको छोड़ती ही नहीं है।
तो अगर आप वो क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि आप पीछे के जो भी सॉल्व पेपर होते हैं उनसे आप अगर आप आइडिया लेंगे तो आपको कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो कि डेली मतलब रूटीनली रिपीटेड होते हैं, तो उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो वो आपके चांस बढ़ा देते हैं पास होने के लिए। तो उसमें अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं एक्सपीरियंस से बताऊं तो आपके 1 से 2 नंबर पे आपके बाइनरी नंबर सिस्टम यानी कन्वर्जन वगैरह आते हैं नंबर सिस्टम। उसके बाद आपके लॉजिक गेट कैसे बनते हैं, कुछ बुलियन एक्सप्रेशंस आते हैं। उसके बाद ग्रे कोड और ये सब जो आते हैं, ये सब माइनर यानी एक नंबर के क्वेश्चन है, और 1 नंबर आपको पता है कि फेल और पास करवाने में बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका निभाता है ना, अहम भूमिका निभाता है। तो आपको इसके लिए, और जैसे कुछ होता है कि भाई टेक्निकल है तो टेक्निकल के लिए टीचर की आवश्यकता है, तो टीचर आपको 15 दिन में तो मिल नहीं पाएंगे, अगर मिल भी जाते हैं तो आपका भाग्य है। कोशिश करना चाहिए कि अपने दोस्त यानी इर्द गिर्द जो भी आपके दोस्त यार हैं उनसे भी आप कुछ कंसल्ट करें, उनसे कुछ नोट्स लें उनकी, क्योंकि 15 दिन में आप नोट्स तो बना नहीं पाएंगे। उनसे कुछ सहारा लें और टीचर का गाइडेंस पूछें कि भाई टीचर ने क्या क्या चीज़ बता दिया था और कहाँ कहाँ मेन फोकस किया था कि यहाँ पर ये चीज़ पढ़ लेना, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा। प्लस उनसे आप कुछ सहारा लें, हो सके तो टीचर का सहारा लें। टीचर से अगर सहारा ले पाना नामुमकिन हो या मुश्किल हो, फ़िलहाल हम लोग तो हमेशा उपस्थित रहते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि टीचर वही है जो हमेशा बच्चों को उभारे, है ना, परेशानियों से। तो अब आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाने हैं, पिछले सॉल्व पेपर देखना है, उसमें चुनिंदा प्रश्न उठाने हैं और बार बार उसको सब पढ़ना है और उसको सॉल्व करना है या हाथों के द्वारा लिख देना है। इससे क्या होगा, कम से कम आपके पास होने का चांस बढ़ जाए, क्योंकि 15 दिन और 17 दिन में आप ये सोचें कि हम 50 में से 40 ले आएंगे तो ऐसा तो नामुमकिन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ यही करना चाहिए कि कैसे हम 17 से 20 नंबर के बीच ले आएँ। तो उसके लिए आपको शॉर्ट और सर्टेन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस यही स्ट्रेटजी है थोड़ी सी। अब सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कि जो भी आपका लाइफ एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा सर का एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशनल बैकग्राउंड में, पढ़ाई से लेके टीचिंग तक का, तो सर उसके हिसाब से आपके पास बहुत सारे ऐसे अनुभव आए होंगे जो बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकते हैं। होता है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बनी बनाई मिल जाए, जैसे भोजन हमें बना बनाया मिलता है तो उसके स्वाद का मज़ा लेते हैं, लेकिन बनाने वाले को पता होता है कि उसमें कितनी मेहनत है, कितनी लगन है, तो खाने वाला 2 क्षण में सर खा जाता है। तो उसी प्रकार से जो आपके अनुभव हैं, जो कीमती अनुभव हैं जिनका बेनिफिट हमारे स्टूडेंट्स ले सकते हैं सर, कि आखिर वो क्या करें, वो कौन सी चीज़ें आपको लगती हैं कि जो स्टूडेंट गलतियां कर देता है जाने अनजाने में, और आपको ये लगता है कि अगर वो गलतियां ना करें तो काफ़ी आगे स्टूडेंट निकल सकता है। देखिए, इसके लिए आपको शुरुआत से एक माइंड मेकअप करके रखना चाहिए कि हम जेई बनने जा रहे हैं तो हमें सिर्फ जेई ही बनना है। और वो तो भाई परिस्थितियाँ अलग ही, घर की परिस्थिति कुछ और है या कुछ और है कि आपको तुरंत ही हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ एक स्टूडेंट, आपको विश्वास नहीं होगा, 3 साल डिप्लोमा ख़त्म होते होते, कुछ हम लोग ने गाइड किया और टीचरों ने भी गाइड किया, वो इलेक्ट्रिकल का ही स्टूडेंट था और आज की डेट में भेल में है, वो BHEL आप जानते होंगे, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। और उसने पहले अटेम्प्ट में ही उसको निकाल लिया। तो उससे हमने पूछा कि भाई आपकी स्ट्रेटजी क्या थी। बोला सर आपके गाइडेंस और आप लोग जो गाइड किए थे, और प्लस मैं क्या करता था कि फर्स्ट ईयर से ही आप लोगों ने बताया था कि मेरा दिमाग एकदम क्लियर था, मेरा माइंड एकदम सेटअप था कि भाई हमको जेई ही बनना है। ठीक, तो उसने ये किया कि सब्जेक्ट जो आपके पढ़ते हैं वो तो रेगुलर अपना पढ़ता ही रहा, उसके साथ उसने जेई के कंपटीशन की किताब खरीद ली, SSC का हो चाहे वो UP स्टेट का हो, तो उसने दोनों किताब खरीद ली। फिर जो सब्जेक्ट वो पढ़ता रहा वहाँ से वो क्वेश्चन वो वहाँ से उठाता चला गया और उसको सॉल्व करके कॉपी में लिखता चला गया। अपना सब्जेक्ट्स भी बना रहा था वो, और उसी से उसके नोट्स भी बनते जा रहे थे भविष्य के लिए, जेई के लिए। तो इसका ये उसको फ़ायदा मिला, बेनिफिट मिला कि वो 3 साल के अंदर उसको तुरंत के तुरंत उसको जॉब लग गई। 3 साल के अंदर मतलब 3 साल पार होते ही डिप्लोमा डिग्री उसके हाथ में आई और भेल की जॉब भी हाथ में आ गई। आप सोचिए, अब ये नहीं है कि बिना डिप्लोमा के, अब आप सब बोलेंगे सर बिना डिप्लोमा कैसे लग गई। अरे मतलब डिप्लोमा की डिग्री आने के बाद 2 से 3 महीने के बाद जब एग्ज़ाम हुआ, क्योंकि भेल बहुत जल्दी, इसका प्रोसेस बड़ा फास्ट होता है, मुश्किल से 6 से 7 महीने के अंदर आपको नौकरी लग जाती है, तो उसने ये किया।
अब हम अगर अपने एक्सपीरियंस से बताएं, ये तो मेरा एक एक्सपीरियंस था जो कि मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो जब मिलता है फ़ोन करता है कि सर मैंने ये कार खरीद ली, मैंने वो कार खरीद ली, तो अच्छा लगता है, अपने आप को भी फील होता है कि चलो मेरे द्वारा पढ़ाई वाला लड़का कहीं इस मुकाम पे पहुंच गया। तो आपको बस यही करना है कि एक अपना मेन एक ध्येय बनाना है कि हमको जेई बनना है। और अगर जो डिग्री सिर्फ लेने के लिए पढ़ रहे हैं कि हमें सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, ये करना है, और बाकी तो हमारे पास ठेकेदारी का भी काम है, 15 ठो और इधर भी काम है, और बिजनेस भी है, पापा का बिजनेस है, ये है वो है, तो उनके लिए तो हम कुछ बोलते ही नहीं, क्योंकि उनका तो माइंड मेकअप है कि हाँ हमको इसके बाद सिर्फ ये डिग्री थी कि डिप्लोमा लग जाए, एक टैग लग जाए कि यस यू आर सर्टिफाइड इंजीनियर, उसके बाद कुछ नहीं। और बाकी जो वाकई चाहते हैं जॉब के लिए, तो आपको फर्स्ट ईयर से ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर का गाइडेंस लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से यही है कि आप 3 साल बाद की जो कोचिंग होती है, 1 साल 2 साल, उसको ना करके अगर आप यहीं साथ में ही आप कंपटीशन की तैयारी करते चले जाएं, तो आपको ये इससे बेनिफिट होगा कि ठीक है फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकलेगा, सेकंड में निकलेगा, लेकिन थर्ड में तो निकलेगा। तो थर्ड में निकलने के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और मेहनत से अगर आप पीछे भागते हो और अपनी कंटेंट को या कोर्स को या सोर्स को सही नहीं रखते हो, तो जाहिर सी बात है आप कहीं ना कहीं गड्ढे में चले जाओगे। थैंक यू सर, अपना इतना कीमती अनुभव देने के लिए, शेयर करने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर के अनुभव से ज़रूर लाभ मिलेगा। फ़िलहाल तो सर ये बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही हैं, और मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूं कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। ये इंटरव्यू सेशन मुझे बहुत ही अच्छा फील करा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप देख रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं वीडियो देखते हुए, तो आपको भी अच्छा लग रहा होगा। और चूँकि समय की एक बाध्यता होती है, वरना जानने को समझने को तो बहुत है, अनुभव बहुत है सर, आपसे बात करने पे ही ये फील होता है। फ़िलहाल सर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपने जो भी समय दिया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी तो फिर आप हमारे स्टूडेंट्स के मार्गदर्शन के लिए आप उपस्थित होंगे सर। बच्चों के लिए कुछ भी। जी सर, धन्यवाद सर। आप स्टडी मैजिक वर्ल्ड पे आए, ये इंटरव्यू सेशन आपने देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।